आज का जो सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग सवाल होने जा रहा है। रोचक क्यों? आजकल इंडिया की आर्मी के द्वारा दिया गया बयान, भारतीय सेना के द्वारा दिया गया बयान, ये भी आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। शायद पहले ही कभी आपने ऐसा देखा हो कि भारत की सेना के अंदर या फिर भारत के सैनिकों के द्वारा कोई बयान दिया जाता हो। हाल ही में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी ने एक पब्लिक बयान दिया और बयान ये था कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है। भैया इस बात के आधार पर तो मिर्ची लगनी ही थी। मिर्ची लगनी किसको थी? ऑब्वियस सी बात है, जिसको आप चुनौती कहोगे वो तो बहुत बुरा मान जाएगा, और हुआ भी यही। साथियों, चीन को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी जैसे ही चुनौती बताया, इतना सुनते ही चीन बौखला गया और चीन ने तुरंत ऑब्जेक्ट कर दिया विपिन रावत जी के बात का और कहा कि भाई हमारे बगल का देश, पड़ोसी देश, उसके सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, और वो बोल क्या रहा है कि बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट यानी कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो चीन है। अब यार ये बात तो थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि चीन को तो चुभनी थी ही थी, क्योंकि अभी तक ना हम लोगों ने इसका सारा की सारा दारोमदार किसको दे रखा था? पाकिस्तान को दे रखा था। अब पाकिस्तान की तंग हाली के चलते हुए हमें ना थोड़ा कंपटीशन करने में मजा नहीं आ रहा। हर चीज में हम पाकिस्तान ही पाकिस्तान को कहते आ रहे थे। विपिन रावत जी ने साफ कहा कि अरे वो तो खत्म हो रखा है, उसके बारे में क्या ही टेंशन करनी है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाते हुए इन्होंने विपिन रावत जी का जो बयान था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये जो बयान था, ये साहब चाइना ने हाथों हाथ ले लिया। हाथों हाथ लेते ही साहब इनकी तरफ से अपना रिमार्क प्रॉपर तरीके से भेज दिया गया। विपिन रावत जी ने साफ कहा कि साहब हमारे लिए जो चाइना है ये बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट है, ये पाकिस्तान से भी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा देखो, मैं इसमें ना एक साथ दो चीजें देखता हूं। दो चीजें क्या देखता हूं कि यहां पर यह चीज समझ में आती है कि इंडिया आप पाकिस्तान को कंसीडर करता भी नहीं है। क्या ठीक है, तुम अपना निपटो, ठीक है, तुम जो करोगे वो समेट लिया जाएगा, तो उसका तो अब कंसीडरेशन खत्म हो गया। हम बहुत दिनों से चीन के मामले में कभी भी ये बात बोलते नहीं थे। हम लोग चीन के बहुत से मामलों में चुप रहते थे। हम कभी भी कोई डिस्प्यूट चल भी रहा है तो उस मामलों में हम रिएक्ट नहीं करते थे। हम कहते थे चीन के साथ हमारे समझौते हो रखे हैं, बहुत सारी बातों को टेबल पर बैठ के हमने सुलझा रखा है। लेकिन जनाब ये टेबल पर बैठ के सुलझाने वाली बात है, ये लास्ट 1.5 साल से सुलझ ही नहीं रही है। गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ लास्ट ईयर 2020 में, उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार कईयों बार बातचीत हो चुकी, लगभग 18 के आसपास बातचीत हो चुकी हैं। टेबल पर बैठ करके वो अपनी मंदारिन लेके चले आते हैं कि हमको तो मंदारिन ही बोल करके समझाना है अपने विषय को, उनके सेना के अधिकारियों को अंग्रेजी नहीं बोलना है। वो मंदारिन में ट्रांसलेटर लेके आते हैं तो वो भावना खत्म हो जाती है। बातचीत इतनी ज्यादा, मतलब इतने रिजिड होकर के वो लोग आते हैं कि अब भारत ने पब्लिकली कहना शुरू कर दिया है कि साहब हमारे लिए जो है यहां पर जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो कौन है? चीन है। और ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया, क्योंकि ये सुनने को ही तैयार नहीं होता है। इंडिया प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी मिस एंडीवर ऑन द लैंड बॉर्डर और द हाई सीज। समुद्र हो या जमीन, हम कहीं पर भी निपटने को तैयार हैं। थ्रेट ऑन द नदर्न बॉर्डर इज मच बिगर। और जो उत्तरी पहाड़ी वाला हिस्सा है हमारा, जो लद्दाख वाला हिस्सा है, उस पर जो मतलब थ्रेट है वो ज्यादा बड़ी है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा भारत के सीडीएस के द्वारा कहा गया है। अब ये जैसे ही बात निकल करके आई, इसके तुरंत बाद चाइना ने भारत पर रिएक्ट कर दिया। चाइना ने तुरंत कहा कि सीडीएस का यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाने के लिए नियुक्त किए गए एक पद के रूप में है। यानी ये थल सेना, नभ सेना और जो जल सेना है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए भारत ने एक पद सृजित किया था। और उस पद के व्यक्ति के द्वारा ये बात बोलना चीन के अकॉर्डिंग ये जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन है, यानी कि भू राजनीतिक रूप से अस्थिरता लेकर आएगा भारत और चीन के बीच में, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि अनप्रोवोक्ड हाइप ऑफ सो कॉल्ड चाइनीज मिलिट्री थ्रेट बाय इंडियन ऑफिशियल सीरियसली वायलेट्स द स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस ऑफ द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज ऑन द मॉट थ्रेट टू ईच अदर। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। असल में है क्या, भारत और चीन के बीच में एक पहले से ही अनकहा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रखा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट इस बात का है कि ये दोनों एक दूसरे के आंतरिक मसलों पे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इन दिनों चीन ने खुद बोलने के स्थान पर अपना जो वो पालतू बना रखा है इमरान खान को, उसके माध्यम से बुलवाते रहते हैं।
उसको प्रवोक करते रहते हैं, भारत के जहां हित हैं वहां पहुंच करके भारत को घेरने की कोशिश करते रहते हैं, खुद कुछ बोल नहीं रहे हैं, दूसरे के रास्ते बुलवा रहे होते हैं। यह चीज बहुत दिन से चली आ रही है। भारत ने भी आज तक बहुत ज्यादा अपनी द्वारा एक डिस्टेंस मेंटेन रखी। अगर आपको मालूम हो तो हम हांगकांग के मसले पर, हम ताइवान के मसले पर कुछ बोले नहीं। हमने एक तरह से इसको इसलिए लिया क्योंकि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। हम मानते हैं कि चीन एक ही हो सकता है, तो फिर ताइवान को हम चीन नहीं मानते, ताइवान को हम ताइवान मानते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में चाइना को लेकर के हमने कभी भी उसके आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर नहीं किया। चीन भी अक्सर भारत के अंदर जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई मुंह खोल ही देता है। मान लीजिए कि अगर इंडिया में कहीं कुछ भी छोटा मोटा भी कहीं भी कोई हंगामा हो जाए, कोई भी किसान आंदोलन हो जाए, जो कि हर देश में, लोकतांत्रिक देश में होना लाजमी है कि आप अपनी मांग मनाने के लिए हड़ताल तो करेंगे, वो उस पर भी मुंह खोलता है पाकिस्तान। चीन इन चीजों से दूरी रखता था, लेकिन ये बात जो है वो इनको जाके सीधी लगी कि साहब ये तो एक तरह से इन लोगों ने हमारे बीच में एक लाइन थी, उस लाइन को क्रॉस कर दिया है। विपिन रावत जी की बातों की अगर हम बात करें तो इन्होंने, अब देखिए पहली बात तो ये है, सेना के इतने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जो भाषण यूज कर रहा है ना, वो थोड़ा राजनीतिक प्रकार का है। राजनीतिक प्रकार का कैसे? ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक भाषा और सेना के पद की भाषा, इन दोनों भाषाओं को मिलाने की मिर्ची जो है ना वो इनके अंदर लग गई। भाई यहां से चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है कर्नल साहब, उन्होंने इस पर रिएक्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि देखिए चीन की वजह से हो क्या रहा है कि हमारे हजारों सैनिक लंबे समय से लद्दाख बॉर्डर के ऊपर डले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाली स्थिति काफी खतरनाक हो जाएगी। एक बालक है जिसका नाम है आशुतोष भारती, उसको अब रिचार्ज महंगा पड़ रहा है। हाँ, अब घर उसको रिचार्ज महंगा पड़ रहा है एयरटेल का, और उसने इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बोला है कि सर इस पर कुछ बोलिए। हाँ, प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में हो रहा है। हम बिल्कुल मानते हैं भैया, मेरा भी रिचार्ज महंगा हो गया है। चर्चा करेंगे इस बारे में भी, अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे कि क्यों ऐसा सब हो रहा है, एक कौन सी वो चीज है जिसके चलते ये सारा मामला फैला हुआ है, हम बात करेंगे, ले आएंगे इसके ऊपर इशू। सीमा विवाद को सुलझाने में विश्वास की कमी और संदेह जो है वो रुकावट के रूप में आया हुआ है। हाल ही में चीन के द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों को अगर आप पकड़ के चलें तो चीन ने साथियों किया क्या, भारत के जो बॉर्डर एरियाज है ना, उन बॉर्डर एरियाज में 22,000 किमी के, मतलब 22,000 मतलब जो है वो लगा रखे हैं, सैनिक जो है वो इसके साथ साथ लगे हुए हैं। भारत और चीन लगभग 3,500 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हो ये रहा है कि चीन ने हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यहां पर भेज रखा है। इन दोनों चीजों से अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो स्थिरता लाने का नाम नहीं लेता। साथ में हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती जो जगह हैं वहां पर चीन के द्वारा गांव बसा लिए गए। तो एक ऐसे मतलब कार्य किए गए थे जिनको देखते हुए भारत को भी बहुत ज्यादा अब प्रोएक्टिवली चीन के लिए काम करना पड़ रहा है, जिसके चलते हुए हमने भी अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे निर्माण कार्य किए हैं, ऐसे हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी कहना है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को आप मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे से व्यापारिक रूप से काफी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार के मामले में ऊपर की तरफ रहते हैं। और ये भारत के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है जो हमें समझना होगा, और वो ये है कि भारत जिस प्रकार के मामले चीजें एक्सपोर्ट करता है चीन को, उसमें से एक भी रिफाइंड गुड नहीं है। रिफाइंड गुड होने का मतलब हुआ हम मछली भेज रहे हैं, हम कोई अनाज भेज रहे हैं, हम या स्टोन भेज रहे हैं, आयरन ओर भेज रहे हैं, स्टील नहीं भेज रहे हैं, आयरन ओर भेज रहे हैं, है ना, कॉटन का फाइबर भेज रहे हैं, रॉ कॉटन भेज रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं आता आप लोगों को कि जब हम लोग पढ़ा करते हैं आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में ये ढूंढते हैं कि बताइए कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था भारत पर, तो वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और पका हुआ माल यानी कि नया बना हुआ माल हमारे यहाँ भेजा करते थे, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी थी कि भैया हमारा जो वेल्थ जो है वो हमारा ड्रेन हो रहा है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस समय ब्रिटेन का स्थान किसने ले लिया है, चीन ने ले लिया है, और हमारे साथ ही व्यापार करके धन कमाता है, और धन कमा करके वो हमारे ऊपर ही उस धन से सेना को पैसा दे देता है। तो हर तरीके से हम एक ऐसी नई परिस्थिति में चल गए हैं जिसे आप क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हाल ही के जो नया उपनिवेशवाद है, कुछ उस तरह की दिशा की तरफ जा रहे हैं। आप इस मिशन को पढ़िए, देखिए एक बार, आप इसको देखने की कोशिश करिए। यहां पर हम लोग इसको वहां से जो सामान मंगवा करके हमने देखा, उसके बाद में आप पहचानिए कि हम इनसे मंगाते क्या हैं।
हम साहब इनसे इलेक्ट्रिक सामान मंगवा रहे हैं, हम इनसे ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसर मंगवा रहे हैं, हम इनसे सेमीकंडक्टर्स मंगवा रहे हैं, हम टेलीफोन्स इनसे मंगवा रहे हैं, हम यहां पर केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनसे मंगवा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स मंगवा रहे हैं, मोटर व्हीकल की एसेसरीज मंगवा रहे हैं, वीडियो मॉनिटर मंगवा रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, हम लोग इनसे वो चीजें मंगवाने का प्रयास करते हैं जो कि इंडिया के अंदर मशीनों के रूप में बनकर नहीं आई। और अगर हमारे जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं इनको देखोगे तो लग जाएगा हम कच्चा माल भेज रहे हैं, कच्चा माल भेजते हैं, पका हुआ माल मंगवा के ले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत को भी अब केवल बयानबाजी से निकल करके अब चुनौती के रास्ते पर चलते हुए विकास की राह पर चलना होगा, और ऐसी चीजें भविष्य में भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर बात की जाए चीन के बारे में, तो चीन के साथ साथ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर अगर बात की जाए कि सेना किसके पास सबसे बड़ी है, तो संख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो सेना है वो चीन के पास है, जिसके पास में वर्तमान में 21,85,000 कर्मचारी सेना में काम कर रहे हैं। वहीं इंडिया के पास 14,45,000, यूएसए के पास 14 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं का क्रम है, यानी कि यहां पर इतने सैनिक काम कर रहे हैं। वर्तमान में सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि अगर हम चीन को एक सिक्योरिटी थ्रेट लेके चलते हैं तो निश्चित ही भारत को आने वाले समय के अंदर अपने आप को प्रोग्रेस के लिए प्रोत्साहित करने का रास्ता मिलेगा। इसी बीच में जब ये सारी बातें चल रही हैं, इसी बीच में भारत और चीन के बीच में एक प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए रशिया आ गया है, और रशिया ने भारत के साथ मिलकर के वार्ता स्थापित की है जिसका नाम है RIC, यानी कि भारत और इंडिया और चीन के बीच में जो वार्ता हुई है दैट इज नॉन एज RIC वार्ता। और ये RIC वार्ता जो है ये आयोजित की जा रही है हाल ही के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, कल की न्यूज है, भारत और चीन और रशिया इन तीनों के विदेश मंत्री वर्चुअली फ्राइडे के दिन मीटिंग किए। इस मीटिंग में क्या चीज बाहर निकल के आई, अभी हम सैटरडे की सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं तो ये अभी कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया, रशिया और चाइना इनके बीच में बातचीत हुई, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। डिप्लोमेटिकली काफी महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय महत्व के इसके अंदर काफी सारे विषय बनते हैं। अब यहां पर कुछ छोटे प्रश्न आप अपने अभ्यास के लिए याद कर सकते हैं। कौन से छोटे प्रश्न याद कर सकते हैं? जैसे आप इसी के बगल में लिख लीजिए खुद के लिए कुछ काम, वो मैं आपको बता देता हूं जो कि आप सर्च कर सकें। मैं आजकल ना एक चीज सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को एनालिसिस पूरा करा देता हूं, कुछ काम आपको भी दिया करूं ताकि आपको पैरेलली कुछ तैयार करने का मौका मिले जिस पर हम एक टेस्ट ले सकें, उन क्वेश्चंस का ही एक टेस्ट बनाया जाए। आप अपने लिए जो चीजें ढूंढ सकते हैं ये चीजें आपको खोजनी चाहिए। थोड़ा सा अपना पुराना दिमाग दौड़ाइए, गूगल दौड़ाइए, आप 3-4 चीजें खोजिए। जैसे भारत के पहले तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष खोज लीजिए, ये फैक्चुअल चीजें हैं, मल्टीपल टाइम हजारों बार अपन पढ़ चुके हैं, कई जगह आ चुकी हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन कौन है पहले तो ये पता लगाइए, ठीक है। दूसरी चीज पता लगाइए कि RIC जिसकी बैठक हम कर रहे हैं, ये बैठक अभी 18वीं बार है, तो पहली बार कब हुई थी, है ना। भारत और रशिया और चीन और कौन से मसलों में साथ साथ बैठते हैं, जैसे ब्रिक्स में हम साथ बैठते हैं, ये हमारी द्वारा है। ब्रिक्स बैंक की कब शुरुआत कब हुई थी, ये सराउंडिंग के इशू हैं जो कि इस इशू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप इन पर काम कर सकते हैं। आप जब कोई न्यूज पढ़ें तो उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों को खुद से तैयार कर लें, एक बार के लिए दिमाग दौड़ाएं। जैसे हाल ही में भारत ने एक दिल्ली डायलॉग वार्ता की थी, उसमें कितने देश शामिल हुए थे, है ना। अफगानिस्तान के ऊपर हमने वार्ता की थी। अभी जैसे मास्को समिट हुई थी, प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भाषण दिया था। ये सारी चीजें आप एक सवाल के साथ रिलेट करके खोज सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी लाइनें बोली ना, आप इनको अपने लिए एज ए होमवर्क लिख लीजिए। अगर आपको ये प्रयास पसंद आएगा तो मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में आपके लिए होमवर्क के सवाल बोल दिया करूंगा जिन्हें आप खुद के लिए ढूंढें। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप भी करें, हर कुछ पढ़ा पढ़ाया मिल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी एक्सरसाइज करें, दिमाग को दौड़ाएं 4 दिशाओं में, उससे आपका मेमोरी बढ़ेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से भी खोज सकते हैं। तीसरा, आप एक चीज ये खोज सकते हैं, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में BSF बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी BSF करता है, ऐसे ही भारत और चीन के बीच में ITBP करता है। तो आपको ढूंढना है कि और कौन से बॉर्डर्स के बीच में कौन कौन सुरक्षा करता है। तो आप इस प्रकार से चीजें खोज करके देखें। भारत के साथ में कितने देश लैंड बॉर्डर लगाते हैं,
आंसर है 7 लगाते हैं। तो भाई कुल मिला के कितने लगाते हैं? तो 8 लगाते हैं, क्योंकि जलीय बॉर्डर में हम श्रीलंका को शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे चीजें आप खोल करके चलें, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है? कि वो चीजें जिन्हें आप पैरेलली रिवाइज करते चलें। इनको मैं बार बार बता नहीं सकता, क्योंकि मुझको भी अब थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा के रखना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका ग्राउंड लेवल खत्म हो जाए। आप उन चीजों को खोजते रहें, जैसे ये बेसिक्स बन चुके हैं। अब इसमें तो क्या ही बार बार पूछना है ना, कि भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, सेकंड लार्जेस्ट चाइना का है, थर्ड लार्जेस्ट पाकिस्तान का है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं। फिर जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो जब ये बातें चलने लगे, मैं एक बार पानी की घूंट पी लूं, मैं तो पानी बोल हाँ जी, इसके साथ साथ फिर आप एक और काम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना आप लोगों को देने वाला काम बता रहा हूं मैं, क्योंकि असल में होता यह है कि आप हर चीज टीचर से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि टीचर हमको ये भी पढ़ा दे, ये भी पढ़ा दे। वो चीज नहीं हो सकती भाई। आप या तो देखिए, दो चीजें हैं। मैंने बहुत बार, आप में से बहुत से विद्यार्थियों को एक चीज लगती होगी कि यार सर जो है ना, वो एनालिसिस वाले काम पे चले जाते हैं, हमको वो फैक्ट्स नहीं लिखा रहे हैं। भाई मैं वो फैक्ट्स लिखा दूंगा तो एनालिसिस नहीं होगा, और एनालिसिस लिखा दिया तो फैक्ट नहीं होगा। ये दो चीजें एक साथ एक सवाल में नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, मैं हर एनालिसिस के बाद में कुछ फैक्ट्स की चीजें आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप इन इन चीजों पर काम कर लें। अगर आपको मैंने दिशा दे दी, तो मुझे यकीन है कि मेरा जो ये विद्यार्थी है, इतनी मेहनत करने के लिए तो तैयार है कि वो रिसर्च जरूर कर सकता है। जैसे आज ही जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो सवाल के ऊपर आंसर ढूंढे। क्या क्या आंसर ढूंढे? भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद कहां कहां पर है, सीमा विवाद की शुरुआत कहां से है, ये प्रॉपर आंसर बनाइए ना इसका, है ना। अरुणाचल प्रदेश को लेके विवाद कुछ और है, डोकलाम वाले क्षेत्र में विवाद कुछ और है, लद्दाख वाले क्षेत्र में विवाद कुछ और है। तो आप इन चीजों को अपने आंसर में लेकर के आइए। जैसे पाकिस्तान के साथ केवल कश्मीर वाले मसले पे विवाद नहीं है हमारा, हमारा सरक्रीक पर भी विवाद है, लेकिन बहुत से बच्चे आंसर में उसको लिखते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि केवल पाकिस्तान के साथ जो विवाद है वो कश्मीर का मसला है। उससे पहले, कश्मीर के मसले से पहले पहले पंजाब प्रांत का विवाद था, जहां पे उसने ड्रग्स इन्फिल्ट्रेट किया था, है ना। तो एक प्रकार से आपको ये सब चीजें पकड़नी होंगी। आप एक प्रॉपर अभ्यास करिए हर चीज को। देखिए, ऑनलाइन ने एक जो चीज सबसे ज्यादा छीनी है ना बच्चों से, वो क्या छीनी है? ऑनलाइन ने छीन लिया आपके लिखने का अभ्यास। क्योंकि टीचर यहां पे बोलता हुआ चला जाता है, आप लिखना भूल करके केवल सुनते रहते हैं। आपको लगता है ज्ञान मिल रहा है, ले लो। लेकिन आपको पर्सनली जो करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है, क्लास को पढ़िए, क्लास को पढ़ने के बाद खुद का दिमाग दौड़ाइए, और एक प्रॉपर अपना ब्रेन एक्सरसाइज जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति जिस प्रकार से मशीन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, आप दिमाग से तेज रहें, इसके लिए आपका दिमागी एक्सरसाइज जरूरी है। ठीक है, जानकारी देने का जानकारी है कि आपकी आज सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको साउथ अमेरिका घुमाने लेके चल रहा हूं, वो भी फ्री। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगा के उस क्लास में एंट्री कर जाएं, क्योंकि उसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। साथ में इस पूरे कंटेंट की पीडीएफ को, जहां आप मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर ढूंढ कर पाएंगे, वहीं पर आपको मेरी लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। यहां पर आपको मेरी क्लासेस का लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सभी चीजें प्राप्त होती हैं। साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 30 नवंबर तक अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का एक प्लान चल रहा है, जिसमें 3 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। मात्र 55,000 रुपीज में आपको अनअकैडमी का 12 मंथ का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, जिसमें भी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, तमाम चीजें। ऑप्शनल में 200 से अधिक, मतलब जीएस के अंदर 200 से अधिक टीचर्स की क्लासेस, ऑप्शनल के अंदर जो है आपका 15 से ज्यादा ऑप्शनल, हिंदी और इंग्लिश के अंदर पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर, तमाम तरह के टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने एडुकेटर से डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं, यानी टॉक टू एडुकेटर फैसिलिटी। ये तमाम चीजें आपको अनअकैडमी में मात्र 55,000 में, वो भी 15 मंथ के लिए दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं इसे एक्सेस करना, तो आप इसे आज ही एक्सेस करें, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ये रिवील तो नहीं करना था, पर मैंने कर दिया। एनीवे, तो हाँ जी, तो ये आपको ये करना है, और ठीक है, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जानकारी हो, तो आप मुझसे, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नाम से आप मुझे सर्च करें टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको मिल जाऊंगा, और वहां पर आपको दिए हुए संपर्कों पर आप संपर्क करें, और आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इजी ईएमआई वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें मिलता क्या है, सभी एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस, प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाली सारी क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।